हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। दिस इज़ मी राहुल। और आइए देखते हैं कि 16 और 17 सितंबर 2022 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर योर यूपीएससी सीएसई के लिए कौन से आर्टिकल थे जो रेलिवेंट थे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। तो सबसे पहले 16 सितंबर की बात करते हैं। यूपीएससी सीएसई 2022 का जो स्टार्टिंग डे था, तो उस दिन कौन सा आर्टिकल था? तो इंडियन एक्सप्रेस में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था। द हिंदू में ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा था जो बात कर रहा था कि पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एन एसेंशियल पिट स्टॉप। तो बेसिकली द आर्टिकल वाज अबाउट, इसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा बट जो मैं बता रहा हूँ सुन लो, कि आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और डिपार्टमेंट जो डीआरएससी होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, तो उससे रिलेटेड है। और कुछ जो बिल होते हैं उनका जो पास हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, कितने परसेंट बिल जो हैं वो यहाँ पे रेफ़र किए गए। सो इफ़ यू कुड सी के जो मतलब 2009 वाला, जो 2004 से लेके 9 वाला लोकसभा जो थी 14th लोकसभा, वहाँ 60% था। उसके बाद वाली जो मोदी 1.0 जो गवर्नमेंट थी वहाँ 71 था, ठीक है। और सॉरी 2009 से 14 यूपीए 2 में 71 था, फिर जो मोदी 1.0 गवर्नमेंट थी उसमें 27% था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा और भी कम हुआ था। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। और तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है दैट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को ये रेफ़र नहीं किए जाते। तो अगर आपने नॉर्मल जीएस वगैरह भी पढ़ा हुआ है ढंग से तो आपको ये चीज़ें सब पता होंगी। तो कुछ स्टेप यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो रूल्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दे हैव द पावर टू रेफर अ बिल टू द डीआरएससी ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये चीज को दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफन गिवन अ गो बाई फॉर वेरियस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो वो मतलब जो बिल है उनको मैंडेटरी बेसिस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या डीआरएससी पर भेजना चाहिए ताकि प्रॉपर स्क्रूटनी हो और ज़्यादा इनपुट्स मिलें, और जब इनपुट्स मिलेंगे तो पॉलिसी इम्प्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट इज दिस के जो ऑब्वियसली आपको पता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं वो सीक्रेट बेसिस पर, ऐसा नहीं होता कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन हो और ताकि और ज़्यादा पॉलिसी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। थर्ड, द कमेटी कैन बी गिवन अ फिक्स्ड टाइमलाइन टू कम अप विद द रिकमेंडेशन। ठीक है, ये चीज़ भी है क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ये जो बिल इसमें रेफर नहीं कर रही है तो उसका एक मेजर रीज़न उसका ये भी रहता है, मल्टीपल रीज़न होते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, बट वन रीज़न इज़ दिस ऑल्सो के गवर्नमेंट चाहती है जल्दी जल्दी मतलब रिफॉर्म्स लाए जाएं, है ना, जल्दी जल्दी काम हो, ये जो भी हर्डल्स हैं वो ना हो, जल्दी बिल पास हो जाए। ये जो जल्दबाजी होती है भले ही वो अच्छे मकसद की वजह से हो, लेकिन क्योंकि जैसे एथिक्स में भी होता है कि मीन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ है। तो अगर टाइम कम लगेगा, अगर उसमें टाइम लिमिट हो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, तो फिर वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा चीज़ें। तो कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट अगर कोई वीटो दे रहे हैं या कोई मतलब बिल वो पास करेंगे तो इतने दिन का टाइम फ्रेम, है ना, ऐसे बहुत सारी जगहों पर टाइम फ्रेम या यहाँ पर भी वो चीज़ की जा सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्थ, टू इंश्योर द क्वालिटी वर्क इन द कमेटीज, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड में भी इन्वाइटेड। तो एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट का अप्रोच है तो यू कैन एनालाइज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि भाई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, डोमेन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सो दैट कैन बी डन ओवर हेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो स्पीकर चेयरमैन होते हैं उनके पास भी एक राइट होना चाहिए, जैसे अभी जो हमने बात करी कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, तो उनके पास भी एक राइट होना चाहिए कि वो टाइम लिमिट वगैरह सेट कर सकें। और इवन उनकी पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि दे कैन आस्क द गवर्नमेंट ऑफ द डे आस्क फॉर इट एंड डिमांड इज़ फाउंड टू बी रीजनेबल बाय द स्पीकर। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा स्पीकर वगैरह और इनका भी रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देयर इज़ जनरली जो टाइम जो होता है 2 सेशन के बीच में, तो उस टाइम पर ये मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने का यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ सजेशन हैं जो नॉर्मल जीएस में आपने नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे, तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज देम। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये अभी प्रॉपर व्यू नहीं था क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है, स्क्रीनशॉट वो थोड़ा सही नहीं आया है,
सो मैंने जितना था बता दिया है, बाकी तो वो फैक्ट वगैरह आपके जीएस के पहले से प्रिपेयर होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। बाकी अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई लिंक तो किए ही नहीं, अब ये तो जीएस वाली बात हो गई, पबेड में कैसे पढ़ लिया, तो पबेड में ऐसे पढ़ लो जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो हाउ कैन यू लिंक इट फ्रॉम द डिफरेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अगर आपको पता होगा तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी या ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं अलग अलग, उसमें देखो उसकी जो मीटिंग होती है वो सीक्रेट मीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और जो आजकल संसद टीवी है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो फ्री और फ्रैंक मैनर में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आपस में डिस्कशन करके जो कहा जाता है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उस पर पहुंच पाते हैं। ठीक, ये एक पहला फ़ायदा कि भाई अच्छे से कंसेंसस बेस्ड डिसीजन हो पाते हैं, जो वुड्रो विल्सन भी अपने ज़माने में कहा करते थे दैट डिसीजन और जो पॉलिसी मेकिंग है इट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस एंड ऑल। ठीक, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि यहाँ पर ये बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि बात सीक्रेटली हो रही है। जब बात सीक्रेटली हो रही है तो बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर चांसेस टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब आप कहोगे कन्फ्लिक्ट कहाँ से आ गया? देखो नॉर्मली क्या होता है, डिबेट जब पब्लिकली चल रही होती है देन पार्टी लाइंस पर उनको बोलना पड़ता है जो भी पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, तो और ऊपर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो जो कन्फ्लिक्ट वाली बात है वो बढ़ जाती है। पता है आपको कैसे कन्फ्लिक्ट, कैसे कितना डिबेट और डिस्कशन कैसे कागज वागज फेंकने पहुंच जाते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि जब वो चीज़ सीक्रेटली हो रही है तो मतलब लिकर्ट ने ये चीज़ बताई थी दैट देयर आर टू काइंड ऑफ यू कैन से कन्फ्लिक्ट। एक सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट होता है और एक अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट होता है। अब आप कहोगे ये कहाँ पढ़ा है, लिकर्ट ने तो सिस्टम वगैरह 4 ये सब पढ़ा है, हमने तो कन्फ्लिक्ट को सिर्फ एमपी फॉले में पढ़ा है। नहीं, लिकर्ट ने भी बोला था थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लिकर्ट ने ये चीज़ बोली थी कि सब्सटेंटिव और अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट होता है। तो सब्सटेंटिव क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के बेसिस पर, मतलब कुछ फैक्चुअल चीज़ है उसके ऊपर हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट होता है वो इमोशनल लेवल पर हो जाता है, जहाँ पर आपके जज्बात और उस कन्फ्लिक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल फैक्ट के बेसिस पर झगड़ा कैसा होगा कि भाई कोई फैक्ट की बात हो रही है, फैक्ट के ऊपर बात हो रही है कि भाई टेक्निकल कोई डिबेट हो रही है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना % है, इतना % है, तो ये फैक्ट के ऊपर हो रहा है। या किसी चीज़ को सेंट्रलाइजेशन करके करना है या डिसेंट्रलाइज करके करना है, ये सब फैक्चुअल चीज़ें या सब्सटेंस वाली चीज़ें हैं। लेकिन अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट कैसा होता है, जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, इमोशंस का मतलब कि जैसे मान लो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जो बुरा लग गया या समथिंग लाइक दैट, तो उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट बेसिकली डिफ़िकल्ट होते हैं रिजॉल्व करने। तो यहाँ क्या होता है, जब ऐसा डिबेट, ऐसा शांति से सीक्रेटली मीटिंग हो रही है तो जो सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट आएगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर वो इमोशन पे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे कि भाई जनता देख रही है, और वो अफेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप होगा वहाँ पे, क्योंकि क्या ही दिक्कत है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी पॉलिटिशियंस आर वेरी फ्रेंडली एमंग देमसेल्फ, तो वो जनता के सामने करते हैं लेकिन वैसे सब कुछ अच्छा रहता है उनके बीच में। तो वहाँ पे फिर अच्छे से पॉलिसी मेकिंग हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। और जब आपस में अच्छे से मतलब डिस्कशन होगा तो ऑब्वियसली विल्सन जो बोलते थे इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो सब बढ़ जाएगी। और अगर और डिटेल में जाओगे तो इसकी कमेटीज़ के नाम ही ऐसे हैं, एस्टिमेट्स कमेटी, तो वो इकोनॉमी की तो बात करती है और वो क्या करती है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे है और भी कमेटीज़ हैं, लाइक फाइनेंशियल कमेटीज़ में अलग अलग कमेटीज़ हैं, तो वो सब यही सब बात करती हैं। वुड्रो विल्सन का जो 3 E's है, या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो आजकल इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वो ऑब्वियसली एनपीएम पर्सपेक्टिव की बात कर रही होगी। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें क्योंकि पार्टिसिपेशन होता है, अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है दैट क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट्स भी लाए जा सकते हैं, तो लाए जा सकते हैं यानी कि स्पेशलिस्ट का भी इनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो एक्सपर्टीज़ है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये अलग से उस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, इनके पास टाइम की
मतलब एक टाइम होता है और एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। ये 17 सितंबर को न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ ये है कि अभी 31 अगस्त को एक ये IAS ऑफिसर थे, तो अभी उनका रिटायरमेंट हुआ था 31 अगस्त को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, रिटायरमेंट के बाद अभी एक नया ऑर्डर आया और ऑर्डर में एक अपॉइंटमेंट, जो यूपी का अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने बोला कि हम एक टेम्पररी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट का नाम है एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये पोस्ट है टेम्पररी बेसिस पर 28 फरवरी 2023 तक के लिए क्रिएट की जा रही है। और इस पोस्ट पर ये जो अभी कुछ दिन पहले अगस्त में रिटायर हुए थे IAS ऑफिसर, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो द थिंग इज़ कि भाई रिटायर हो गए हैं लेकिन स्टिल दे आर गोइंग टू, द पर्सन इज गोइंग टू वर्क। जो IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो नॉट चीफ सेक्रेटरी, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे वो अब एज एन एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर रहते हुए काम करते रहेंगे। सो यहाँ पर वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको अलग अलग डायमेंशन से आप यूज़ कर सकते हो। देखो जो PCS UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लाइक मतलब यू कैन यूज़ इट, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई ठीक है आप यूपी की बात कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल ऑल्सो यू कैन एनालाइज दिस थिंग। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड इस तरीके से है, जब ऐसा होता है देन ऑब्वियसली आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट स्टेक होल्डर के हिसाब से देखो। इनके लिए तो जिनको पोस्ट मिल रही है इट इज़ गुड, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि रिक्रूटमेंट में बहुत सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये वाला भी रिक्रूटमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट, ऐसा करके कुछ यू कैन यूज़ समवेयर, ठीक है, कि ऐसा और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या ऐसा होता है, आपको ये पता होना चाहिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मोटिवेशन में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक मोटिवेशन थियरी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो होती है कि मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग थियरीज़ हैं। एक्यूटी थियरी है, EQUIT, एक्यूटी थियरी। तो ये जो थियरी है ये क्या बोलती है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में है वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। अब सोचो दूसरे जो IAS होंगे उन्हें लग रहा होगा कि हम एडवाइज़र बनेंगे, या इवन जो चीफ सेक्रेटरी होंगे कहीं ना कहीं उनका रोल कम हो जाए, कम नहीं या जो भी होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पोस्ट ना होती तो सिर्फ एक एडवाइज़र होते, चीफ सेक्रेटरी होते या जो भी CM के एडवाइज़र होंगे, तो वो चीज़ में और ज़्यादा आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अप्रोच है वो बढ़ेगा। जो साइमन ने कहा था ना कि फैक्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग में, अब फैक्ट जो है वो अपना चीफ सेक्रेटरी भी दे रहे होंगे, इधर से जो एडवाइज़र होंगे CM के पहले, मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, जो जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा ये चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्रेटरी, बहुत सारे ऑफिसर हैं ऑब्वियसली, पहले से भी हैं, उसमें और एक है ऑफिसर, तो फिर वही कोऑर्डिनेशन एंड ऑल उसमें कहीं यूज़ कर सकते हो। मोटिवेशन में मैंने बता दिया। सिमिलरली हेनरी फेयोल ही वाज टॉकिंग अबाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें जो है ना ये एक्यूटी वाला, ये उसमें भी एक प्रिंसिपल है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कैन एनालाइज कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। सिमिलरली गूलिक का जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है तो ये किस बेसिस पे बन रहा है, तो 4 Ps हैं, उसमें कुछ एनालाइज कर सकते हो। तो कहीं पे भी किसी चीज़ को एनालाइज करके यूज़ कर सकते हो। कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो जस्ट ट्राई टू यूज़ द लेंस, एक लेंस यूज़ करो, उसको पूरा एनालाइज करते चले जाओ। दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और उसमें कहीं यूज़ कर सकते हो, कहीं पे पॉलिसी सजेशन भी दे सकते हो, या कहीं पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो कि रिक्रूटमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो पहले से लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि मतलब उनको डिमोटिवेशन होता है कि भाई
जो लोग अब इनकी मतलब कोई, अब ये तो नई पोस्ट बन गई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेन पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट, वही रिटायर वाले को एक्सटेंड करके दे दी जाती है, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत ही डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि लोग पहले से सोचते हैं, वो सब प्लानिंग चल रही होती है कि ये है वो है वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली हमने एक और IAS की न्यूज़ देखी थी, हिमाचल प्रदेश की आई गेस वो न्यूज़ थी। तो इस तरीके से यू कैन एनालाइज कि हाँ, करंट अफेयर में स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये रेलिवेंट है। मेन तो मैं बताना ही भूल गया, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे डायमेंशन हो गए, तो आप अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तो सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जाके लिंक कर सकते हो। देन द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यू कैन सी ओवर हेयर, ये आर्टिकल एक बुक आई है, उस बुक के बारे में इसमें बात की गई है। बुक जो है वो लिखी है किसी व्यक्ति ने, और व्यक्ति का नाम है राहुल सागर, एंड हेयर आई एम राहुल साक्य। ओके, सो राहुल एस ने एक बुक लिखी है, और बुक का नाम है द प्रोग्रेसिव महाराजा सर माधव राव's हिंट ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो नाम है ना, हिंट ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है सर मैम, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक, मतलब जैसे हम पबेड की थियरीज और थिंकर्स पढ़ते हैं तो सब विदेशी मामला है, लाइक यू विल गेट द थिंकर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, बट हेयर इंडिया का थोड़ा पर्सपेक्टिव कि भाई आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो आर्ट ऑफ साइंस, उसमें कहीं पे आप वे फॉरवर्ड में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसको वे फॉरवर्ड में आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, कि बात होती है, या एक होती है कि भाई तीन तरीके का मॉडल होता है। एक होता है, एक हो जाता है बिल्कुल स्टेटिज्म, मतलब स्टेट, पूरा स्टेट ही सब कुछ है, लाइक मार्क्स वाली फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग, कि स्टेट सब कुछ है, जो कम्युनिज्म होता है ना, चाइना हो गया, रशिया हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है स्टेटिज्म वाली चीज़ें होती हैं। या इंडिया जो आज़ादी के बाद जो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव था, तो इस तरीके से स्टेट वाला जो रोल ज़्यादा होता है उसे स्टेटिज्म कहते हैं। एक हो जाता है दूसरा एक्सट्रीम, जिसे बोलेंगे स्टेट मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक, या जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, तो वो जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह है वो सब स्टेट मिनिमलिज्म है, न्यू राइट फिलॉसफी एंड ऑल, तो वो स्टेट मिनिमलिज्म है, स्टेट मिनिमाइज कर दिया जाता है ऐसे वाले चीज़ में। एक बीच में आता है जिसको गुड गवर्नेंस मॉडल बोलते हैं वर्ल्ड बैंक का, जहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी सब कुछ एक साथ आ जाते हैं, ऐसा एक सर्किल बनता है, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, और आधा आधा हिस्सा जो 1/3 करके उनको बांट दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके के 3 मॉडल होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, ये जो मॉडल है या इसमें जो आर्ट एंड साइंस में बात हुई है, तो यहाँ एक कीवर्ड है कि दिस मे बी कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग स्टेट लिबरलिटी। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाली चीज़ हो गई कि भाई स्ट्रॉन्ग स्टेट की भी बात कर रहे हो और लिबरलिटी की भी बात कर रहे हो। अभी क्या ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई लिबरलिज्म की बात करने लगते हैं, लाइक न्यू राइट फिलॉसफी क्या है, ये सब लिबरल वाली आइडियोलॉजी है कि भाई लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो चीज़ों को। तो वो क्या है कि स्टेट का रोल अपना कम कर रहा है, होता जा रहा है, और प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये चीज़ है स्ट्रॉन्ग स्टेट लिबरलिटी, यहाँ पे लिबरलिटी तो है लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग स्टेट भी है। लाइक यहाँ पे इट गिव्स द ग्रेट लिबर्टी टू द सिटीजन, है ना, जो भी चीज़ें लाइक मार्केट है उसको लिबर्टी दी जाएगी। इसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टेट लिबरलिटी है, लिबरलिटी तो होगी लेकिन लिबरलिटी के साथ यहाँ पे ड्यू प्रोसेस होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ होगा, पब्लिक हेल्थ पर और एजुकेशन पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होगा, और यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी भी एक, मतलब स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन पॉलिसी भी होगी, और मैन्युफैक्चर वगैरह को वो, मतलब पॉलिसी भी टैक्सेशन की ऐसी होगी कि वो सब चीज़ें करेगी, लाइक उसमें इंसेंटिव वगैरह भी होंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट या जो स्टेट है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन में, हेल्थ में मतलब जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था कि मतलब जैसा ये जो होता है हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा अगर पूरा प्राइवेटाइज कर दो, तो थोड़ा सा वहाँ पे रेगुलेशन भी ज़रूरी होता है, थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रांग वाला। सो दैट्स हाउ स्ट्रांग, ये जो स्ट्रांग स्टेट
लिबरलिटी है, ये आप यूज़ कर सकते हो जब आप कोई आंसर लिख रहे हो और लोगों से अलग करने के लिए, क्योंकि पोस्ट एनपीएम ये मॉडल सारे के सारे घिस पिट चुके हैं, घिसे पिटे मॉडल हो गए। यू कैन यूज इट इन ऑर्डर टू शो सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से यूनिकनेस इन योर आंसर। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ ये जो वीडियोज़ हैं ये कम लोग देखें, ताकि ज़्यादा लोग देख लेंगे तो हर कोई सब यही चीज़ें लिखने लगेगा तो फिर गलत हो जाएगा। लाइक पबेड की जितनी जनता है वो सब ये वीडियो देख लेगी तो गलत हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो देन इट्स रियली गुड, आप यूज़ कर रहे हो और इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा पॉइंट है, जब आप एनपीएम, प्राइवेटाइजेशन या स्टेट या मार्केट ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो देन यू कैन कोट दिस नेम, ये जो आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट करके ये जो है, और यहाँ पे आप मेन जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट लिबरलिटी, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस एंड दिस इज इट फॉर द डे। जो 16 और 17 सितंबर के 2-3 आर्टिकल थे वो हमने कवर कर लिए हैं दोनों न्यूज़पेपर में, जो भी कुछ मसाला था। एंड अपकमिंग डेज में अगर किसी दिन कोई वीडियो नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे चैनल देख सकते हो, वहाँ पे अगर आर्टिकल आया होगा तो मैं आर्टिकल शेयर कर देता हूँ, और अगर आर्टिकल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं 2-3 तो फिर मैं एक साथ वीडियो बना देता हूँ। कभी कभी 2 दिन का वीडियो तीसरे दिन आता है तो 3 दिन का एक साथ भी कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही रहती है कि सब कुछ मिल जाए, बट ऐसा भी नहीं हो कि 2-2 मिनट का वीडियो आ रहा है, तो कंबाइन करके भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दिस इज़ इट फॉर द डे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि वहाँ पे मैं उसी दिन आर्टिकल शेयर कर देता हूँ, और अगर ज़्यादा नहीं होते तो एक साथ आर्टिकल लेट हो जाता है जो वीडियो आता है वो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू एंड बाय बाय।